हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स धमाकेदार तरीके से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जो बच्चे यहाँ पर में वेट कर रहे थे, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, जिन्होंने भी शेयर कर दिया है अलग अलग जगह पे, ये लोग एनर्जी है इस सेशन की। आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो अभी पिछले दिनों एक पेपर हुआ यूपी के अंदर में, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। और आप लोगों को बता दूं कि कई सारे एग्जाम्स के अंदर में, बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। केवीएस के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, डीट्रिपलएसबी के शिफ्ट में आ चुका है। टिहरी बांध कौन से नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा नदियों वाला मैंने आप लोगों को लेक्चर कराया था, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में। उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया मैंने टिहरी बांध और ये सारी की सारी चीजों के बारे में, संगम के बारे में, ठीक है। तो कौन से नदियों के संगम के ऊपर में स्थित है ये बीपी। मैं आपको अभी के अभी, कितने लोग चाहते हैं कि मैं बिहार एसआई का क्वेश्चन दिखा दूं इसी के ऊपर में, हाथ ऊपर करके बता दो मुझे, ठीक है। मैं आज के आज अभी के अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि बिहार के एग्जाम्स में भी किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का। तो बिहार टिहरी बांध कौन से नदियों के ऊपर में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये उत्तराखंड के ऊपर में भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जो है उनके संगम के पास में है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में ये है भागीरथी नदी, ठीक है, और ये है भिलंगना नदी, ठीक है। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम के पास में ही आपको टिहरी बांध मिलेगा, ठीक है। भागीरथी नदी के ऊपर में लोकेटेड है ये। भिलंगना नदी मिल जाती है भागीरथी में, बस थोड़ा सा और आगे जाओ, यहाँ पर में आप लोगों को टिहरी बांध मिल जाएगा, ठीक है। टिहरी नाम की जगह के ऊपर में, इस वजह से टिहरी बांध, ओके। तो ये भागीरथी नदी में भिलंगना नदी आके मिलती है वहां पर में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे। टिहरी बांध कौन से राज्य में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ये भागीरथी नदी के ऊपर में। लेकिन कौन से नदियों के संगम के पास में है ये टिहरी बांध, तो भागीरथी पर है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी, ये याद रखना आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर में आपको इसका एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है द रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, जिसको आप लोग जो है फ्रेंड्स एक ऐसे विद्रोह के रूप में भी मानते हो जो भारत के अंदर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हुआ था। क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन पर्सन थे नेवी के अंदर में, रॉयल इंडियन नेवी मतलब भारतीय, अंग्रेजों के समय में जो हमारी वायु नौसेना थी, ठीक है, उसके अंदर में उनके साथ में भेदभाव होता था, अत्याचार होता था, उनको खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। और ऐसा होता था कि बस रोटी दे दी गई, दाल के नाम पर पानी दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साथ में व्यवहार हो रहा था। तो इस व्यवहार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से। बॉम्बे में ये शुरू हुआ था, फिर बाद में धीरे धीरे जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर में फैल गया, ओके। तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 18 फरवरी 1946 में बॉम्बे में, जिसको आज आप मुंबई के नाम से जानते हो, ठीक है। तो 1946 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े ही समय के अंदर में, मतलब ज्यादा दिन चला नहीं, 5 दिन तक चला था ये विद्रोह, ठीक है। और 20 जलपोतों में 24,000 जो सैनिक थे, ठीक है, 24,000 भारतीय जो सैनिक थे अलग अलग इलाकों में, वहां पर में ये विद्रोह फैल गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो भोजन और जो सुविधाएं मिल रही थी, उन सारी चीजों को लेकर भेदभाव, जाति भेदभाव, उग्र व्यवहार भारतीयों के साथ में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये विद्रोह हो गया था 1946 के अंदर में। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कहां पर में स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे के अंदर में। इसको बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी, बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में 18 फरवरी 1946 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 23 फरवरी 1946 को खत्म हो गया। इवन जो है फ्रेंड्स कई सारे हमारे भारतीय लोग भी थे जिन्होंने इसको शांत कराने की कोशिश की थी। अगर मैं नाम लूं यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए थे कि उसको ठीक है अभी शांत इसको कर देते, क्योंकि थोड़े समय में ही हम लोगों को आजादी मिल जाएगी, इस तरीके से वहां पर बात चल रही थी, तो शांत करा दिया गया था इस विद्रोह को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने। मुझे ये बताइए कि बिहार के पृथक्करण के समय में, ठीक है, बिहार का जब पृथक्करण हुआ, ओके, अभी ऑब्वियस सी बात है कि आजादी के बाद में बिहार का एक भारी बंटवारा हुआ है। तो बिहार का जब पृथक्करण हुआ था उस समय सीएम कौन थे, झारखंड अलग बना था, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। मैं बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। स्पेसिफिक एकदम आपको बताना है आंसर क्या होगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बिहार के पृथक्करण के समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। साथ ही साथ ये बता दीजिए आप लोग कि उस समय में
बिहार के गवर्नर कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर सारे यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स करते जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को बता दूं राबड़ी देवी उस समय में मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी। ठीक है, 55% लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग तो दूर दूर तक सोच भी नहीं पा रहे, कई सारे लोग। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स बहुत लंबे समय तक राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री 2005 से 2000 से लेकर 2005 तक रही, 97 से लेकर 99 तक रही, फिर 99 से 2000 के बीच में थोड़े समय के लिए रही। उसके बीच में चचा नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, केवल 7 दिन के लिए, उसके बीच में ही। ठीक है, तो ये भी एक मतलब चीज है आप लोगों की। ठीक है, तो आप समझिए केवल 7 दिन के लिए सन 2000 के अंदर में 7 दिन के लिए चचा बने थे, उसके बाद फिर से राबड़ी देवी बन गई। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स राबड़ी देवी करीब 8 साल, मतलब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, लगभग 8 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रही, 8 साल तक। ठीक है, थोड़ा अलग अलग मिला के 3 बार मिला दिया जाए उसको तो 8 साल तक। तो राबड़ी देवी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली राबड़ी देवी को किचन टू कैबिनेट, ठीक है, एंट्री कराई थी लालू प्रसाद यादव जी ने। ठीक है, उनके ऊपर में जब आरोप लगा, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, तो उनको किसी पे भरोसा नहीं था। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि सही किया या गलत किया। मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल है जीतन राम मांझी जी का। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। ठीक है, 2014 में जब हार मिली थी, उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, तो जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे ऐसा कब्जा कर लिया कि अलग पार्टी बना ली, तोड़ दी थी जेडीयू को। उसके बाद में अभी चंपई सोरेन वाला आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा तो उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया था, तो चंपई सोरेन ने भी बगावत कर दी। तो ये जो है बगावत इस तरीके से हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो राजनीति में ना भरोसा वाली बहुत चीज कम रहती है, तो ये बनाया। लेकिन बिहार के साथ में कैसे हुआ कि एक इनएक्सपीरियंस पर्सन को, जिनको पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनको बना दिया गया। ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो कुछ बीच का रास्ता इस तरीके से होना चाहिए, भरोसा प्लस जो है एक्सपीरियंस, उसका संगम होना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, तो ये सिर्फ ये चीज होनी चाहिए। अब इसके ऊपर में बहुत लंबी डिबेट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, आईएएस के जो इंटरव्यू जो गए थे एक पर्सन था, उनसे इंटरव्यू बोर्ड ने ये सवाल पूछ लिया। ठीक है, कि आप बताइए इसके ऊपर में तर्क क्या है। इसी वजह से मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा, तो वो वहां पर में उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक तो बात भरोसे की और एक दूसरी बात ये वाली बगावत वाली आ जाती है, तो वहां पर में बैलेंस बिठाना बड़ा जरूरी हो जाता है। चलिए, तो उस समय में फ्रेंड्स यहाँ पर में पृथ्वीकरण के समय में गवर्नर कौन थे ये भी याद रखना है आप लोगों ने। वीसी पांडे थे। ठीक है, वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, विनोद चंद्र पांडे। ओके, विनोद चंद्र पांडे, वीसी पांडे जो है बिहार के गवर्नर थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, गवर्नर, जिस समय में झारखंड का पृथ्वीकरण हुआ था, यही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, ध्यान से समझिए आप लोग, मैंने आपसे कहा है जिस दिन 5000 लाइव बच्चे यहाँ पर में हो जाएंगे, मैं आप लोगों को सारी 11 अनुसूचियां याद करा दूंगा एक लेक्चर के अंदर में। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी मौका है, अभी 8 मिनट में हम लोग जो है फ्रेंड्स 1800 बच्चे से ज्यादा हो चुके हैं। जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। 5000 लाइक्स और 5000 लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं। जिस दिन हो जाएंगे मैं उसी दिन आप लोगों को जो है सारे के सारे अनुसूचियां याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची है जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है कि वो विषय जिसमें पंचायती राज संस्थाएं काम करेंगी, मतलब पंचायत किस किस में काम कर सकती है। साफ सफाई के अंदर में, स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, मार्केट को जो है कहाँ बनेगा, मार्केट कब्रिस्तान कहाँ पर में बनेगा, ये सारी चीजें जो 29 ऐसे काम है जो पंचायत डिसाइड करेंगी, उसकी सूची, ठीक है, दी गई है। तो कौन से नंबर की अनुसूची है हमारे भारत के संविधान की जिसमें ये 29 काम दिए गए हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान की 11वें नंबर की अनुसूची है जिसके अंदर में ये काम दिए गए हैं, 11th नंबर की अनुसूची के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप लोग। ये 11वें नंबर की अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ में कौन सा वाला भाग जोड़ा गया था, ये भी आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। रुगु कुमारी जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन ये मैंने लिया हुआ है पूरा
क्लास के अंदर में भी आपको, अगर आप पॉलिटी वाले सेशन में देखोगे तो। एक काम करते हैं, एक नॉलेज कैप्सूल लगा लेते हैं इसका, सबसे बेस्ट रहेगा। कितने लोग चाहते हैं नॉलेज कैप्सूल लगा दिया जाए इसका? तो मैं आप लोगों के लिए हो सके तो आज या फिर कल सुबह ही आप लोगों के लिए ये नॉलेज कैप्सूल अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 73rd नंबर का संविधान संशोधन था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओके, जिसके जरिए इसको जोड़ा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, ये बता देंगे आप लोग। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, ओके। और अगर आप लोग बात करोगे राष्ट्रीय युवा दिवस की, नेशनल यूथ डे की, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उसके उपलक्ष्य के अंदर में हम लोग ये बनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। दोनों के दोनों चीजें याद रख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है, और जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। दोनों के दोनों कमेंट में लिख दो आप लोग, हर बच्चा लिख देगा ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे आप लोगों को इसके अंदर में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से 5000 लाइक्स का, 5000 लाइक का दोनों का टारगेट है हमारा। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो भी हाथ ऊपर कर देंगे, और जिन्होंने शेयर कर दिया वो लोग भी जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग एग्जाम में आया भी है यूपीपीसीएस में, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान कितना है, मतलब हमारी दुनिया का, ठीक है, औसत तापमान कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब कहीं पे जो है गर्मी लग रही है, कहीं पे ठंडी लग रही है, ठीक है, लेकिन एवरेज तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो ये एवरेज तापमान, ठीक है, लगभग यहां पर मैं बोला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि कम ज्यादा होते रहता है। तो अगर हम औसत बात करें यहां पर में, ठीक है, तो औसत तापमान जो है फ्रेंड्स, ये करीब करीब 15 डिग्री का सेल्सियस का आता है, करीब करीब। कई बुक्स के अंदर में 14 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है, बट आपने घबराना नहीं है, इतना क्लोज आपको नहीं देगा। देखिए कितना दूर दूर दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर 15 दिया है तो 15 डिग्री सेल्सियस लगाना है, 14 दिया है तो 14 लगाना है आपने। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कई सारे इवन गवर्नमेंट सोर्सेज के अंदर में भी कहीं पे 14 कहीं पे 15, लेकिन मैक्सिमम जगह के ऊपर में 15 दिया हुआ है। इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो 15 क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ये बाकी बच्चे जो है क्या करेंगे, बाकी बच्चे लगा के आएंगे 8 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, लेकिन आप एकदम सटीक आंसर लगा के आओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, कई जगह पे 14 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे 15 दिया हुआ है, राउंड ऑफ करके। तो 15 डिग्री सेल्सियस ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एवरेज तापमान है हमारे पूरी पृथ्वी का, ठीक है, एवरेज तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज आपको बताऊं, मैं मजे की बात बताऊं आपको, आप लोग हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को गलत मानते हो, ठीक है, हमेशा आपने उसके बारे में गलत सोचा। आपने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करती है, मीथेन गर्मी पैदा करती है। बिचारों के बारे में आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, अगर मीथेन गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो पता है आप लोगों को हमारे पृथ्वी का तापमान कितना होता? ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, हीट को आने देती है, जाने नहीं देती, ठीक है। -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता हमारे पृथ्वी का, एवरेज तापमान -18 डिग्री सेल्सियस। आप सोच लीजिए, -18 डिग्री, वो ग्रीन हाउस गैस ही है जो हमारे तापमान को बनाए रखी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके उसको बहुत ज्यादा ही ताकतवर बना दिया है, ठीक है। तो एक बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा ही गिर जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो है हद तक सारी चीजें सही होती है, किसी भी चीज की अति भी सही नहीं होती, ठीक है, और किसी भी चीज की कमी भी सही नहीं होती, ठीक है, मध्य मार्ग होना चाहिए उसका। चलिए, तो 15 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रेंड्स औसत तापमान होता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ओके। ये क्या हो गया, बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त को कब मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस? अब हाथी की बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। आप लोगों को बताना है कि हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा हाथी कौन से राज्य के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से।
तो विश्व हाथी दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, 12 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो 12 अगस्त, ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा एलिफेंट कौन से राज्य के अंदर में पाए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे जो है अभी थोड़े दिन पहले ही संसद के अंदर में हमारे जो पर्यावरण मंत्री उन्होंने भाषण भी दिया था कि 2017 के बाद से अभी तक सेंसस नहीं हुई है, ठीक है, हाथियों की। लेकिन जो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्यों में सेंसस कराई है, उसमें भी कर्नाटक सबसे आगे है। ठीक है, तो निर्विवाद रूप से कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा हाथी है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, हाथी सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटक में। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अच्छा, हाथी से बात याद आई, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू किया गया था? प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू किया गया था? अगर ये आ जाए आप लोगों से, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था 1992 के अंदर में। देखिए, जो जो चीजें निकल सकती है हम सारी चीजें कर लेंगे, कोई इश्यू थोड़ी ना है। 50 लाइक दूर है हम लोग, अब 45 लाइक दूर है, 1500 से जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिए आप लोग। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व हाथी दिवस 2025 को कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में भी मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया बेसिकली कोयम्बटूर के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में बड़े पैमाने के ऊपर में मनाया गया। पीआईबी ने इसको रिलीज किया था, इस खबर को आप इसकी लिंक भी देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर विश्व हाथी दिवस के रूप में विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो जो इंटरनेशनल एलिफेंट डे है या वर्ल्ड एलिफेंट डे है 12 अगस्त को बड़े लेवल के ऊपर में कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में मनाया गया। इस बार अलग अलग जगह पे मनाया जाता है हर साल, इस बार कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में मनाया गया। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक के अंदर में है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पहली बात तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता कौन से तारीख को है ये बता देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 2025 का, उसकी थीम क्या थी? ओके, और इस बार का होस्ट कौन था? देखिए, हर बार क्या होता है ना, एक होस्ट कंट्री होती है, हर बार एक होस्ट कंट्री होती है। तो पहला वाला छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से हर बार से कोई ना कोई एक होस्ट कंट्री होती है उसकी। ठीक है, तो इस बार जो होस्ट कंट्री थी वो थी साउथ कोरिया। होस्ट कंट्री साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, हर बार कोई ना कोई होता है। ओके, उसके बाद में ये मनाया कब जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी इसकी, ये आपको बताना है। प्लास्टिक प्रदूषण को जो है हम लोगों को खत्म करना है, तो उसी के ऊपर में आधारित थी यहाँ पर में, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है, तो ये इस बार की थीम थी 2025 की। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन का 1972 में, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे हर साल। ठीक है, चल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी, और साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया। प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग, ये भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, होस्ट कंट्री कौन था इस बार का? हर बार कोई ना कोई होस्ट कंट्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, अभी भी मौका है हमारे पास में, 18 मिनट में हम लोग 2600 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। एक बार दबा के लाइक एंड शेयर मार दीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग 5000 का टारगेट जैसे ही कंप्लीट कर देंगे, लाइक का और लाइव का दोनों का। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए भाग वाली जो पार्ट्स है, ठीक है, और अनुसूची है, वो दोनों के दोनों आप लोगों को जो है याद करा दूंगा सारा का सारा मैं। ठीक है, नाउ विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि ये विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से इसमें स्थित है? ठीक है, जोग जलप्रपात, जोग फॉल, ये बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी से। जोग जलप्रपात कौन से इसके ऊपर में स्थित है? नदी का नाम भी बता दीजिए, कौन से नदी के ऊपर में जोग जलप्रपात, और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो जोग जलप्रपात जो है, और सबसे ऊंचा वाला जो है, इसके अलावा आपका कुंचिकल जलप्रपात, दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है,
कर्नाटक, कर्नाटक दिया नहीं है तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, कर्नाटक नहीं दिया है तो। ठीक है, तो जोग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स शरावती नदी के ऊपर में है। ठीक है, शरावती नदी जो है उसके ऊपर में लोकेटेड है, ये याद रखना आप लोगों ने। शरावती नदी के ऊपर में, और कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वराही नदी के ऊपर में लोकेटेड है, दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जोग जलप्रपात कौन से राज्य के अंदर में है, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो जोग जलप्रपात याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, शरावती नदी के ऊपर में लोकेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि दोनों पॉइंट आप लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, जोग जलप्रपात कौन से नदी के ऊपर में है, जोग, ठीक है, और कुंचिकल जो कि सबसे ऊंचा फॉल है हमारा, कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल कौन से इसके ऊपर में लोकेटेड है, बताइए। दोनों है वैसे कर्नाटका में ही, कर्नाटका, कर्नाटका राज्य में दोनों के दोनों। जोग जो है ये शरावती नदी पर है, शरावती। ठीक है, और कुंचिकल वराही नदी पर, वराही। ठीक है, दोनों लिखो आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से, दोनों पूछते एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये सारे के सारे मैप्स है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से फॉल्स कहां कहां पर में लोकेटेड है। ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगे सारे के सारे मैप एचडी क्वालिटी के अंदर में। यहाँ पर में आप देख सकते हो ये है शरावती नदी जो कि अरेबियन सी में जाकर मिलती है, उसी के ऊपर में लोकेटेड है। ठीक है, जोग जलप्रपात। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्लूटो को ग्रह की उसकी पूर्व स्थिति से हटा दिया गया। बिहार पुलिस एसआई का क्वेश्चन। पहले प्लूटो जो है वो ग्रह था, एक ग्रह माना जाता था उसको। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला यार ग्रह होने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा प्लूटो, और प्लूटो के जैसे जो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे से पिंड है, तो अगर प्लूटो को ग्रह बोलेंगे तो उनको भी ग्रह बोलना पड़ेगा। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स प्लूटो को ग्रह या प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो ये हटाया गया था सन 2006 में। ये बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, और आगे में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, कभी भी देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। इसके अलावा जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे जो है सोलर सिस्टम में प्लूटो की तरह ही, ठीक है, आप लोगों को 5 प्लूटो की तरह, ठीक है, प्लूटो को मिला के 5 ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप लोग करिए यहाँ पर में सीरिस, ठीक है, सीरिस, एरिस, मेकमेक, ह्वामे, और ये प्लूटो तो है ही। ठीक है, ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, ओके, 5 ड्वार्फ प्लैनेट। अभी 17FO करके एक ड्वार्फ प्लैनेट है, वो भी एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है। हो सकता है कि आगे जाकर कुछ 2-3 साल के अंदर में, ठीक है, या कुछ समय के अंदर में आप लोगों को एक और ड्वार्फ प्लैनेट भी इस सूची में ज्वाइन हो जाए। अभी उसके ऊपर में मंथन चल रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए अभी फिलहाल के अंदर में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, सीरिस, मेकमेक, एरिस, ह्वामे और प्लूटो। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। 17FO नाम से एक और पिंड हम लोगों को मिला है कुछ समय पहले। तो अभी जैसे जैसे खोज चल रही है कुछ ना कुछ मिलते ही रहेगा हम लोगों को। तो अच्छा ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ कि सोलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ग्रह है आपको पता है, लेकिन कौन सा इनमें से सबसे पास वाला, सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदरूनी, सूरज के सबसे पास में कौन सा वाला ड्वार्फ प्लैनेट है, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में। तो सीरीज जो है फ्रेंड्स सबसे पास में है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, मार्स, ठीक है, और जुपिटर, ठीक है, उनके बीच में कक्षा के अंदर में ये सीरीज घूम रहा है। ठीक है, सीरीज तो सबसे अंदर वाला अंदरूनी ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कौन सा है। अरे सबसे पास वाला ग्रह नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे बुध आंसर लगा रहे, मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इन 5 बौने ग्रहों में से सबसे अंदर में कौन सा है, सबसे पास में कौन सा है। तो सीरीज सबसे पास में है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। और सबसे दूर कौन सा है, अगर ये आ जाए ना, तो सबसे दूर आउटर मोस्ट है ये एरिस, आउटर मोस्ट एरिस है। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इतना डिटेल में कुछ जाता नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि सबसे अंदरूनी कौन सा है, और मुझे मैं आप लोगों को प्राउडली बता सकता हूं कि ये हम लोगों ने बहुत सारे बार देखा हुआ है कि सबसे अंदरूनी वाला कौन सा है, सबसे आउटर वाला कौन सा है। तो एग्जाम के अंदर में वही क्वेश्चन आया आप लोगों का। ठीक है, तो सीरीज सबसे अंदरूनी अंदर है, और एरिस बाहर का है, सबसे बाहर, एकदम सोलर सिस्टम के भी बाहर में जो डेब्रीज पड़ी हुई है उधर में, उधर साइड में पड़ा हुआ है वो। ठीक है,
चलिए, तो जो अब ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें ये मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में आपको सीरीज मिलेगा, ठीक है, छोटा सा बौना ग्रह। बाकी प्लूटो तो आपको पता ही है, सबसे लास्ट में, नेपच्यून के भी उधर साइड में है, और फिर बाद में में खो में और जो है एरिस उधर साइड में पड़े हुए। ओके, तो दो चीजें याद रख लीजिए आप लोग, सबसे अंदरूनी जो बौना ग्रह है वो सीरीज है और सबसे आउटर मोस्ट एरिस है, इतना याद रख लो आप लोग। मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा जितने, अगर आप लोग बोलेंगे कि सर रिवाइज करवा दीजिए, मैं रिवाइज करवाने के लिए तैयार हूं। हाथ ऊपर करके बता दो जितने भी लोग चाहते हैं कि सर जी बिल्कुल रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है, मैं रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को। और आप लोगों के रिस्पांस भी मुझे बता रहे कि जी ऐसे आपको पढ़ाना है, केवल 19 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से, तो ऐसे आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, मैम ये क्या आ गया है, मैम दानिश सर तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि आरआरबी रेलवे पीआरटी की एग्जाम डेट 10 सितंबर से 12 सितंबर है, तो प्लीज यूट्यूब पर उसके प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। टीचिंग परीक्षा का ही तो एग्जाम है, उसके प्रैक्टिस सेट भी करवा दीजिए, बहुत कम टाइम है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी करवा देंगे, आप बता दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चंस करवाने हैं तो ये भी करवा देंगे आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें संविधान से संबंधित है? 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्या है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 73rd नंबर का संविधान संशोधन जो है ये पंचायतों से रिलेटेड है। आप लोग बताइए कौन सा पार्ट, भाग नंबर कौन सा जोड़ा गया था इसके जरिए, और कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, और उसी शेड्यूल के अंदर में, ठीक है, उस शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स है। चलो मैंने आज ही आपको पढ़ाया है ना, रिवाइज करवा दिया मैंने, उसमें 29 सब्जेक्ट्स या 29 जो है उसमें सूचियां दी गई है काम की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 9 इसमें जोड़ा गया था और भाग नंबर 11 इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, भाग नंबर 9, ठीक है, और अनुसूची नंबर 11 ये इसमें जोड़ी गई है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और अनुसूची नंबर 11 में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए आपके, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड, जल्दी से आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि फ्रीडम वीक सेल चल रही है आप लोगों की। आप अपने पावर को अनलॉक कर लीजिए, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम आप लोगों का जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपनी जॉब क्लियर करने की। आप बीपीएससी टीआरई में, केवीएस के अंदर में, यूपी टीजीटी के अंदर में, यूपी एलटी ग्रेड के अंदर में, आप लोग जो है सीटेट के अंदर में, जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के अंदर में जुड़ सकते हो आप लोग। बीपीएससी टीआरई के लिए हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा जो है आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, पीवाईक्यूज, वो वाला कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जिसके जरिए आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में वो आप लोगों को दिए गए हैं सारे के सारे। तो आगे में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो जो बच्चा ऑलरेडी पहले से लॉयल बच्चा रहेगा, पहले से जुड़ा हुआ, उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, चलिए, और बहुत जल्दी जो है फ्रेंड्स एक आप लोगों के लिए लर्निंग के साथ में अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी टीचिंग परीक्षा देने वाला है। हम लोग उसके ऊपर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बच्चा जो स्टार्टिंग में बच्चे रहेंगे उन लोगों को हम लोग पहला प्रेफरेंस, क्योंकि धीरे धीरे उसको रोल आउट करना पड़ेगा, तो जो स्टार्टिंग के बच्चे रहेंगे उसमें जुड़ने वाले, ठीक है, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा मौका मिलेगा उन लोगों को अर्न करने का, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहते हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ओके, तो टेहरी बांध, देखिए अब मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आपके जो है बिहार के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिहार पुलिस एसआई के मेंस के अंदर में क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको कराया था आप देख लीजिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, बिल्कुल, ठीक है। ये 2022 24 अप्रैल 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए जल्दी से, और हर बच्चा कमेंट के अंदर में भी आंसर कर देगा। तो टिहरी बांध निम्नलिखित नदियों, कौन से नदियों के संगम के ऊपर में लोकेटेड है? भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी, अलकनंदा और वैनगंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं शायद से इसमें टाइपो हो गया है लिखते समय, ठीक है। ओके, तो टेहरी बांध जो है निम्नलिखित में से कौन से नदियों के ऊपर में लोकेटेड है? तो टेहरी बांध जो है फ्रेंड्स ये भागीरथी और भिलंगना नदी जो है उसके ऊपर में लोकेटेड है। कहां पर में मिलेंगे आप लोगों को? ये उत्तराखंड के अंदर में है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों का कई सारे बार आ रहा है। आप स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया दूसरे एग्जाम का, ये बिहार पुलिस एसआई के अंदर में दिखा दिया मैंने आप लोगों को, यूपी आरओ के एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले वाले, ठीक है। और उसके बाद में DSSB के मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है, बीपीएससी के जो प्री की एग्जाम होती है उसके अंदर में आ चुका है, मल्टीपल जगहों के ऊपर में। तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर लोकेटेड है टेहरी बांध। तो आपको, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना वहीं से क्वेश्चंस बनने वाले टीचिंग परीक्षा के जो कोर्सेज है उसके अंदर में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये भागीरथी नदी, ये भिलंगना नदी उत्तराखंड के अंदर में लोकेटेड है, उनके संगम के ऊपर में टेहरी बांध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने के ऊपर में स्टील उत्पादन करने वाली जो है कंपनी बन गई थी। ठीक है, भारत की पहली स्टील कंपनी आपको बताना है कौन से साल में बनी थी, टिस्को। ठीक है, और कौन से राज्य में लोकेटेड है आज। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो टिस्को की स्थापना 1907 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये ओरिजिनल। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1907 के अंदर में। ठीक है, 1907 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, 1907। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन कैबिनेट वाज, भारत के अंदर में पहली कैबिनेट कौन थी, झारखंड के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दो नदियों के संगम पर लोकेटेड है ये, कौन सी दो नदियां है। ठीक है, दो नदियों के संगम पर है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि टिस्को जो है वो कौन से दो नदियों, झारखंड में तो है लेकिन झारखंड में कौन से दो नदियों के संगम पर है। ठीक है, सुवर्ण रेखा और खारकाई। देखिए दो नदियां है, एक है सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा, ठीक है, रेखा, सुवर्ण रेखा और खारकाई, खारकाई। तो ये दो नदियां जो है फ्रेंड्स उनके संगम के ऊपर में लोकेटेड है, यहां से पानी मिलता है इसको, सुवर्ण रेखा और खारकाई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। अच्छा, टिस्को को कोयला कहां से सप्लाई होता है, ये क्वेश्चन आया था। अब आप बोलेंगे सर ये सप्लाई उप्लाई वाला क्वेश्चन भी आ जाता है क्या, भाई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं पे भी कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पर में। और जो भी प्रीवियस, और वो क्वेश्चन उससे पहले भी आ चुका था कई सारे एग्जाम्स के अंदर में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वही से क्वेश्चन बनने वाले, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो झरिया कोलफील्ड, मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू दिखा दूंगा एक बच्चे का कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सर आपने जो पढ़ाया, इवन आपने जो एग्जाम के दिन सुबह सुबह पढ़ाया ना, डायरेक्ट पहला ही एग्जाम में क्वेश्चन वो आया, तो एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ गया, डायरेक्ट वही क्वेश्चन एग्जैक्ट। ठीक है, विद सेम ऑप्शंस, तो वो एक्सपीरियंस के साथ में आता है फ्रेंड्स। तो झरिया कोल्ड फील्ड जो है वहां से कोयला सप्लाई होता है, कोल, ठीक है, फील्ड जो है वहां से कोयला सप्लाई होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें टिस्को के अंदर में क्वेश्चन आया था DSSB के अंदर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ASAP जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए झरिया कोलफील्ड वाला। नाउ द फर्स्ट कैबिनेट मंत्री भारत के अंदर में कौन थी, महिला कैबिनेट मंत्री। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेंड्स P2 आपका इसमें आया है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टीआरई का। तो पहली महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बोला जाए कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, गवर्नर कौन थी, ये भी बता दीजिए आप लोग। पहली बार कोई महिला गवर्नर बनी हो, तो महिला जो है गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू। कौन से राज्य की बनी थी, यूपी की बनी थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पहली महिला गवर्नर। अच्छा, एक और बात, हमारे भारत की पहली, ठीक है, पहली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन बनी बता सकते हैं आप लोग मुझे, सेकंड नंबर पे कौन महिला प्रधानमंत्री बनी है हमारे भारत के अंदर में, सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये तो पहली वाली इंदिरा गांधी। देखते कौन लोग, कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में सेकंड, एक बार ट्राई तो करो, आंसर तो करो, सोचो, दिमाग के ऊपर में बल डालो। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, मेरे को एक बार बता दो सबसे पहले तो, एक बार पोल दे दीजिए प्लीज, कितनी महिला है कितनी फीमेल है। राम रमन बोल रहे कि नो आइडिया, एक बार डाल दो यहाँ पर में, कितनी महिला है कितने पुरुष है, एक बार जल्दी से, मेल फीमेल जी। तो देखिए यहाँ पर में इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि वो महिलाएं हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि एकमात्र ओनली फीमेल, ठीक है, इंदिरा गांधी, एकमात्र केवल एक महिला बनी है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर में अभी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर में 75%, 74-75% फीमेल है, जो पोल हम लोगों ने डाला है अभी यहाँ पर में आप लोगों के चैट में। ठीक है, 74-75 इस तरीके से हो रहा है अभी, 74-26 का रेशियो चल रहा है फीमेल और मेल का। तो आप देख लीजिए यहाँ पर में केवल एक महिला, तो आप लोग सोचिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आगे बढ़ना है, क्योंकि केवल एक महिला, केवल और केवल एक महिला यहाँ पर में आप लोगों की। और आपको पता है फ्रेंड्स, अब तक जो है लगभग 50 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अभी जो रिसेंट वाले जिनको दिया है उन लोगों को सबको मिला दिया जाए, 50 से भी एक ज्यादा हो जाता है, लेकिन केवल और केवल 5 महिलाएं ऐसी है, 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है। आप सोचिए 10% केवल 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिला है, इतना कम यहाँ पर में है रेशियो। तो 50 से भी ज्यादा भारत रत्न देने के बाद में केवल 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है।
ठीक है, यहाँ पर मैं खुद आप देख सकते हो कि 74% महिलाएं इस लेक्चर को देख रही है, उसके बावजूद भी केवल एक महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, चलिए, तो राजकुमारी अमृत कौर जो है फ्रेंड्स, ये पहली कैबिनेट मंत्री थी, फीमेल कैबिनेट मंत्री, उनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री थी। ठीक है, चलिए, अच्छा, हमारे भारत के संविधान सभा के अंदर में बंटवारे के बाद में 299 मेंबर्स थे। कितने थे? 299 मेंबर्स, लगभग 300 बोला जाता है, लेकिन 299 थे टू बी एग्जैक्ट। उसमें से कितनी महिलाएं थी पता है आप लोगों को? केवल 15 महिलाएं। कितना परसेंट हो गया? जल्दी से बताओ मेरे को, परसेंटेज कैलकुलेट करके, क्विक। ठीक है, लगभग 300 लोग थे, उनमें से केवल 15 महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर में। तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं बैटल अपने हाथ में लेनी है, अभी पढ़ना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है गर्ल्स, चलिए, तो 299 जो है लोग थे, उसमें से केवल 15। मैं एक चाहूंगा कि टीम प्लीज एक जो है यहाँ पर में ऐसा करिए, अभी हमारे पास में ये जो महिलाएं हैं जो देख रही है, और ये क्वेश्चंस भी इतने सारे आ गए महिलाओं के, और ये बात निकली है, तो अब ये दूर तक जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज एक जो है वुमेन पावर करके एक ये बना दीजिए कोड। ठीक है, वुमेन पावर, वुमेन पावर। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वुमेन पावर करके एक कोड बना दीजिए जल्दी से, और इस कूपन कोड को असाइन कर दीजिए सारे कोर्सेज पे, ताकि जितनी भी महिलाएं हैं मैक्सिमम इसमें कर दीजिए, जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है, आज रात 12 बजे तक के लिए जितना भी है, ताकि जो महिलाएं हैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन अलग से मिल सके। पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पुरुष लोग ना करें इसका इस्तेमाल। ठीक है, केवल महिलाएं ही कर ले। पुरुष अगर इच्छा है तो कर लेना, लेकिन महिलाओं के लिए छोड़ दो, महिलाओं को करने दो उसको। ठीक है, तो केवल महिलाएं करें इसको। ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ो यार आगे। 15% जो 15 है, केवल 5% महिलाएं संविधान सभा के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में केवल और केवल जो है 5 महिलाएं आपके भारत रत्न के अंदर में, केवल एक प्रधानमंत्री। ठीक है, कितने राज्य है जिसके अंदर में महिला मुख्यमंत्री है अभी आज के दिन? मुझे बताओ हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, अभी ठीक है, इतने सारे राज्य है, कितनी महिला मुख्यमंत्री मुझे बताओ एक बार, बताओ जल्दी से मुझे, कितनी महिला मुख्यमंत्री है? सोचो, दिमाग के ऊपर में बल डालो और मुझे बताओ कि आज पूरे भारत भर के अंदर में कितनी महिला मुख्यमंत्री है आज के दिन बताओ मेरे को, कितनी महिला मुख्यमंत्री है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 आज के दिन। एक है पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी, ममता दीदी। ठीक है, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर में रेखा गुप्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और रेखा गुप्ता। 28 राज्य। ठीक है, और हमारे पास में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर में विधानसभा भी, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनमें विधानसभा भी है। मतलब 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज जहां पर में विधानसभा मौजूद है। 31 है टोटल, 28 + 3। ठीक है, उनमें से केवल और केवल 2 में कितना परसेंट हो गया बताइए आप लोग? रेखा गुप्ता और ममता बनर्जी, केवल और 2। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी है ये वुमेन पावर करके एक कोर्स एक बना देता हूं, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, वो कर लेंगे। पुरुष भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन ज्यादातर महिला करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें। कोई भी, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS भी हो आप लोगों का, ठीक है, चाहे आपका सुपर टेट हो, DSSS भी, बीपीएससी TRE हो, कोई भी कोर्स हो आप उसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर में मैक्सिमम मिल जाएगा आज रात 12 बजे से पहले तक। चलिए, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, विच 1877 में क्वीन विक्टोरिया जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया उनको घोषित किया गया था। (1877) में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार भराया था? तुम्हारे मामा के चाचा के ताया की लड़की थी क्वीन विक्टोरिया, वो ब्रिटेन की महारानी थी। अब ये ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी के साथ में उसको भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया 1876 के अंदर में, 1876 में। अब इस बात का जश्न मनाओ, ढिंडोरा पीटो, ढोल बजाओ, भारत के लोग भूखे मर रहे, हम तो है ही ना यहाँ पर में भूखे मरने के लिए, वहां पर में तुम उड़ाओ पैसा, ठीक है, खाना बर्बाद करो। आया लिटन कर भैया यहाँ पर में और बोल दिया कि हम तो एक जश्न मनाएंगे। अरे चाटुकारिता की हद होती है भाई तेरी। मतलब क्या तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया वहां पर में बैठ के मस्त की मजे ले रही है, उसको पता भी नहीं होगा कि तूने यहाँ पर में क्या किया है। ठीक है, लॉर्ड लिटन, तो ये लिटन का बच्चा, ठीक है, इसने क्या किया, दिल्ली दरबार भराया 1877 में इसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पर में।